तो हम अपने हेल्थ वाले टॉपिक को ही आगे करते हैं। हेल्थ एंड डिजीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी को आगे चलते हैं। तो बात करते हैं हमारे जो डिजीज है, अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। आजकल का समय बीमारियों का समय है, तो हम लोग भी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। तरह तरह की बीमारियां हैं जो हमें मानव सभ्यता को प्रभावित करती रही हैं। ठीक है, तो उनके जो नाम होते हैं, क्या क्या बेसिस है, क्यों उन बीमारियों को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं बीमारियों को। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज की अगर हम बात करें, बीमारियों के विभाजन की बात करें कि कैसे हम बीमारियों को विभाजित करते हैं। बीमारियों को विभाजित करने में एक कैटेगरी जिससे हम विभाजित करते हैं वो होता है एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज। एक्यूट और क्रोनिक डिजीज होता है कि जो सिम्टम है, जो लक्षण है, वो कितने समय में आ रहे हैं, कितनी तेजी से आ रहे हैं। तो ड्यूरेशन के बेसिस पर, समय अंतराल के बेसिस पर जो बीमारी है, उस बीमारी के चरित्र के अनुसार उसे एक्यूट या क्रोनिक बोला जाता है। लंबी अवधि तक चलने वाली बीमारी को हम क्रोनिक इलनेस, जो लग चले जा रही है, ठीक है, जिससे कुछ और कंक्लूड भी नहीं हो रहा है, पर वो लंबे समय तक कोई बीमारी होती है, उसको हम क्रोनिक इलनेस बोलते हैं। एक्यूट इलनेस बोलते हैं, एक्यूट डिजीज किसी कोई बीमारी होती है। वो कौन सी बीमारी होती है एक्यूट? सर लंबे समय तक होते रहती है या लक्षण दिखता है? लक्षण दिखते हैं, होते रहते हैं का मतलब शायद लगभग वही हुआ, थोड़ी बहुत भाषा का आप अंतर कर सकते हैं। एक्यूट पहले समझ लेते हैं, फिर क्रोनिक पे आएंगे। सबसे पहले हम एक्यूट डिजीज को ही करते हैं। एक्यूट क्या होता है? एक्यूट मतलब जो जेनेटिक बॉन्ड जीन बॉन्ड डिजीज है। नहीं, जो जिसका सिम्टम सर जल्दी दिख जाए। सर जो थोड़े समय के लिए होते। जो थोड़े समय के लिए। एक्यूट का मतलब ये है कि वो बीमारी बहुत तेजी से होती है। ठीक, हम आप स्वस्थ हैं, आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, कल एकदम से बुखार आया, तेज बुखार आया, 2 दिन में, 1 दिन, 3 दिन बुखार रहा, और ज्यादा तबीयत खराब हुई, अस्पताल पहुंच गए, फिर अस्पताल जाके या तो ठीक हो गए थोड़े समय बाद, या और कुछ उससे कॉम्प्लिकेशन फर्दर डेवलप हुई। तो ऐसी बीमारी जो बहुत कम समय के अंदर अपने लक्षण एक्सपोज करती है, उसके लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं, वो बीमारी कहलाती है एक्यूट। क्रोनिक इलनेस होती है, जैसे कोरोना। कोरोना एक कौन सी कैटेगरी की बीमारी है? इट्स एन एक्यूट डिजीज। ठीक है, ये एक्यूट एकदम से होने वाली बीमारी है। क्रोनिक डिजीज जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, अगर इन्फेक्शियस डिजीज की बात की जाए तो ट्यूबरक्लोसिस एक क्रोनिक उसके लक्षण होते हैं, धीरे धीरे आते हैं, फिर होते रहते हैं, खांसी होती रहेगी, जिसे कहते हैं 1 महीने तक खांसी हो, लंबी खांसी, लंबा बुखार, तो आपको टीबी की जांच करा लेनी चाहिए। डायबिटीज बीमारी जो है क्रोनिक बीमारी है, रहने वाली बीमारी है, ये ठीक नहीं होगी, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, तो ऐसी बीमारी को क्रोनिक इलनेस बोलते हैं। तो समय के अंतराल से भी हम बीमारियों को एक्यूट और क्रोनिक करके डिफाइन करते हैं। किस तरीके से वो बीमारी फैलती है, उसका उसका माध्यम क्या है फैलने का, उससे भी बीमारियों को विभाजित करते हैं। जैसे एयरबॉर्न डिजीज है, वाटर बॉर्न डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है,
और वेक्टर के द्वारा, वेक्टर एनिमल हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, तो इन वेक्टर किसी और साधन से वो बीमारी फैलती है। तो जो बीमारियां एक हवा के द्वारा फैल सकती हैं, तो अगर वो हवा के द्वारा फैल रही हैं तो वो एयरबॉर्न डिजीज कहलाती है। जैसे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा एक एयरबॉर्न डिजीज है, हवा से संचरित होता है। कम बीमारियां हैं, अच्छी बात यह है कि वाटर एयरबॉर्न डिजीज कम है। इसके अंदर एक और सब कैटेगरी भी आप डाल सकते हो, वो है बीच में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। एयरबॉर्न इन्फेक्शन एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अलग अलग होते हैं। एयरबॉर्न इन्फेक्शन हवा में तैरते हैं, जबकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हवा में तैरते नहीं है, बल्कि हवा में उड़ के थोड़ी दूर बाद सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि ये पानी के हल्के कण होते हैं। इनमें ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी के बहुत छोटे छोटे ड्रॉप्स, बहुत छोटे छोटे, तो इसलिए वो हल्के रहते हैं, थोड़ी देर उड़ सकते हैं, 1 आध मीटर उड़ सकते हैं। आपने खांसा तो आपके खांसने से छोटे छोटे कण जा सकते हैं, जो कोरोना में है। वाटरबॉर्न हो सकते हैं, पानी के द्वारा संचरित रोग हो सकते हैं। आपने गंदा दूषित पानी पिया, दूषित खाना खाया, तो वो वाटरबॉर्न डिजीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या ह्यूमन फ्लूइड्स के द्वारा, ठीक है, इंसानों के जो और फ्लूइड्स हैं उनके द्वारा भी बीमारियां संचरित होती है, जैसे ब्लड के ट्रांसमिशन के द्वारा हो सकती है, जो अदर बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके द्वारा हो सकती है। देन वी हैव वेक्टर बॉर्न डिजीज, ऐसी बीमारियां जो किसी दूसरे वेक्टर पर, जैसे मोस्टली इंसेक्ट बेस्ड, इंसेक्ट में भी सबसे कॉमन मॉस्किटो है, ठीक है। जैसे मॉस्किटो से हमने कितनी सारी बीमारियां पढ़ी है, मलेरिया फैलता है, मॉस्किटो हमें चिकनगुनिया, डेंगू, काइनासोफारस, केएफडी भी उसी से फैलता है ना, मच्छर से, हाँ वो भी, वेस्ट नाइल फीवर फीवर। होता है सर, ये टिक फीवर। तो ये सभी जो फीवर्स हैं ये मच्छर से फैलते हैं। फिर कुछ अन्य एनिमल से भी, अन्य इंसेक्ट्स भी हैं, सैंड फ्लाई है, वो भी बीमारी फैलाता है। प्लेग फैलाने के लिए एक अलग इंसेक्ट का रोल होता है। तो इंसेक्ट, एनिमल्स भी कभी कभी बीमारियों को फैलाते हैं। तो ये बीमारियां, क्योंकि ये किसी दूसरे साधन पर, किसी दूसरे माध्यम पर, किसी वेक्टर पर अपने ट्रांसमिशन के लिए निर्भर होती हैं, इसलिए इनको वेक्टर बॉर्न डिसीज कहा जाता है। इसके आगे चलते हैं। बीमारियों के कई अलग अलग तरीके के और भी कारण हो सकते हैं। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज के पॉजिटिव एजेंट के बेसिस पर हो सकते हैं। तो सामान्यतः जो एजेंट हैं जो अलग अलग तरीके की से बीमारियों को कर सकते हैं, वो हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स। ये सभी ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो कम्युनिकेबल है या इन्फेक्शन के द्वारा इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में आते हैं, जिनका काम हमें बीमारियां करना आता है। ये एक प्रकार के पैरासाइट्स हैं। सभी जीव हम अपने जीवन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, आज के समय में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल हैं और बहुत सी ऐसी हैं जो नॉन कम्युनिकेबल हैं। उनके कारण क्या हो सकते हैं? उनके कारण है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हमारे शरीर में किसी तरीके का कोई मेटाबॉलिक फेलियर हो गया है, ठीक है? शरीर के अंदर कोई काम होना था, वो काम अभी हो नहीं पा रहा है, तो वो ऑर्गेनिक या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर, हमारे जीन्स के अंदर में कोई गड़बड़ हो जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर बनती है। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, जरा चेक कीजिएगा किसका है, बंद कर दीजिए। फिर है डेफिशिएंसी डिजीज। हमें बहुत सी बीमारियां इसलिए भी होती हैं कि हम खाने की कोई आवश्यकता है, न्यूट्रिशन की कोई जरूरत है, विटामिन सी नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्कर्वी नाम की बीमारी होगी। विटामिन बी के कई अलग अलग तरीके की डिजीज हैं, बेरी बेरी नाम की एक डिजीज होती है। विटामिन ई ए से हमें नाइट ब्लाइंडनेस और स्किन के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अलग अलग हमारे विटामिन हैं जो अलग अलग बीमारियां हमें कर सकते हैं। तो ये डेफिशिएंसी डिजीज है। इसके अलावा भी और जो हमारे न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे बीमारियां हो सकती हैं, वो डेफिशिएंसी डिजीज कराते हैं।
कॉज के अनुसार अगर चले तो इंजरी से भी बीमारी हो सकती है, टॉक्सिक चीजें खाने से हो सकती हैं, डेफिशिएंसी से भी बीमारियां हो सकती हैं। इंजरी में फिजिकल इंजरी, हमें शारीरिक रूप से किसी तरह से चोट पहुंची है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अगर शारीरिक इंजरी नहीं है तो इमोशनल स्ट्रेस, ठीक, मनोवैज्ञानिक दबाव, मानसिक दबाव, मानसिक तनाव, ये भी अपने आप में एक इंजरी है, ये एक चोट है, ठीक है, जो हमें अंदर से लगती है। तो इस मानसिक तनाव से भी हमें अपने आप को बचाना है, ये भी एक बीमारी है। तो हमें अपने को मानसिक तनाव से दूर रखना है। रेडिएशन इंड्यूस्ड इंजरी, बहुत से ऐसा रेडिएशन है जिसके द्वारा हमें चोट पहुंचती है। रेडिएशन इंड्यूस्ड इंजरी कैसी होती है? कोई रेडिएशन इंड्यूस्ड सिकनेस। रेडिएशन क्या होता है पहले तो ये बताओ, ये रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन हीट ट्रांसफर विदाउट मीडियम, उसका ट्रांसफर होना बिना मीडियम। तो इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि बहुत सारे स्किन डिजीज होते हैं सन रेज के थ्रू, और कुछ तरीके के कैंसर्स हैं जो रेडिएशन के कारण होते हैं। जो रेडिएशन है, रेडिएशन अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कंपोनेंट है उसका एक बहुत सीमित हिस्सा ही हम आंख से देख पाते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हम रेडिएशन का जो पूरा, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो जो पूरा वो होता है उसका एक बहुत छोटा हिस्सा ही हम देख पाते हैं। बहुत सारे और तरीके के रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेज है, ये अल्ट्रा सीटी स्कैन से भी, सीटी स्कैन में निकलता है, स्कैन में भी निकलता है, एक्सरे रेज है, बीटा रे, अल्फा रेज, ऐसी बड़ी सारी रे हैं। और ये रे हमारे शरीर को, क्योंकि विशेष रूप से क्या कर सकते हैं, हमारे सेल के स्ट्रक्चर को और डीएनए को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो इनके दूरगामी प्रभाव भी हो सकते हैं। ये शरीर में अनावश्यक अनवांटेड म्यूटेशन भी कर सकता है ये रेडिएशन। तो ये हमारे शरीर में इंजरी ये भी एक प्रकार की करता है। फिर हमारा एक्सटर्नल और एक्सोजेनस टॉक्सिसिटी हो सकती है। कोई आपने चीज खाई, फूड पॉइजनिंग जिसको हम बोलते हैं, कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, फूड पॉइजनिंग ही नहीं, किसी भी तरीके की पॉइजनिंग, ठीक है, आपने कोई ऐसी जहरीली चीज खा ली जो आपको नहीं खानी चाहिए थी, ठीक है, वो फूड के माध्यम से खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग कहलाता है। अगर हम अन्यथा खा लेते हैं, कभी लोग जान के खाते हैं, मानसिक तनाव में रहते हुए खाते हैं, उसे कंज्यूम कर लेते हैं, निगल जाते हैं, या किसी अनजाने में उनके शरीर से जो है शरीर में वो चली जाती है। जैसे कि जो लोग खेती में काम करते हैं, जो दवाइयाँ, जो कीटनाशक दवाइयों को छिड़कते हैं, वो बहुत बार टॉक्सिक पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर पर भी वो जो कीटनाशक है वो आ जाता है स्प्रे करते हुए, और उनके शरीर की स्किन से वो शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो उनके लिए नुकसानदायक होता है, कभी कभी उसके कारण डेथ भी हो जाती है। कभी लोग मानसिक तनाव में आकर भी कंज्यूम कर लेते हैं जहरीली चीजों को, जहर खा लेते हैं। फिर है इंटरनल और एंडोजेनस टॉक्सिसिटी। हमारे अंदर भी कुछ जहरीली चीजें बन सकती हैं, बनती हैं, ठीक है, उनसे भी हमें नुकसान हो सकता है। अगर हमारा कोई प्रोसेस रुक जाए और हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस इकट्ठे होने लग जाए, तब भी ऐसा हो सकता है। हमारा किडनी अगर काम करना बंद कर दे, लिवर काम करना बंद कर दे, तो हमारे शरीर में टॉक्सिक सब्सटेंसेस इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं और वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। डेफिशिएंसी डिसीज, जैसा हमने बात किया, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है, एयर वाटर सनलाइट की डेफिशिएंसी हो सकती है, और रेस्ट की डेफिशिएंसी हो सकती है। फिजिकल मेंटल रेस्ट, हमारे शरीर को रेस्ट की भी बराबर आवश्यकता है। रेस्ट की हमें आवश्यकता होती है। आराम, यस सर, आराम होती भी है। कोई बीमारी है? यस सर। नो सर, अत्यधिक बीमारी काम नहीं भी है। जो है
हमारे ना बीमारी है, बीमारी ओके। यस सर, अभी एक तरह का बीमारी है सर। यूनाइटेड ने WHO ने बर्नआउट क्या होता है टर्म सर इंग्लिश में यूज करते हैं, एग्जॉशन। एग्जॉशन। ठीक है, काम करते करते यार बर्नआउट हो गया, मैं थक गया, कभी बोलते ना थक गए, एग्जॉस्ट हो गए, एग्जॉशन। तो ये जो थक जाना है काम करते करते लगातार, तो इसको भी WHO ने एक बीमारी की कैटेगरी में एक्सेप्ट किया है। कोई 1 साल पहले 1.5-2 साल पहले ये काम किया गया है, इसको भी एज अ डिजीज एक्सेप्ट किया है। तो ये भी एक तरीके की बीमारी है। रेस्ट भी हमारे शरीर के लिए, आराम भी हमारे शरीर के लिए, फिजिकल और मानसिक दोनों तरीके का हमारे शरीर के लिए जरूरी है। और जब रेस्ट की डेफिशिएंसी होती है वो भी हमारे सेहत के लिए स्वास्थ्यकारी नहीं है, नुकसानदायक होता है। मैं 2 मिनट बोलना चाहूँ अगर इमोशनल स्ट्रेस पर। तो इमोशनल स्ट्रेस अपने आप में एक बड़ी समस्या है और हमें इसे किसी भी तरीके से फिजिकल इलनेस से कम गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, या लेना चाहिए। ठीक है, होता रहता है थोड़ा बहुत, तो सभी की जिंदगी में परेशानियां चलती ही रहती हैं, ठीक बात है। नहीं सर, यस ठीक सर। बात नहीं है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। हमें मानसिक तनाव को भी एक प्रकार की चोट की तरह ही समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में हो, जैसे हम लोग कोई दूसरा को हम देखते हैं या कभी कभी अपने को भी देखते हैं, अगर आपको छोटा सा पैर में चोट लग जाए, छोटा सा चोट लग जाए, तो आप क्या करते हैं, उसकी बड़ी देखभाल करते हैं, उसे डॉक्टर के पास दिखाते हैं ना, दिखाते, पट्टी वट्टी कराते हैं, दवा वगैरह लेके आते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, हो जाए चोट, थोड़े समय बाद वो चोट अपने आप ठीक हो जाती है। सर इसका कुछ परंतु साइन भी होगा? किसका? मेंटल, उसका स्ट्रेस का, मेंटल सर इमोशनल स्ट्रेस का, हाँ, उसी पर आ इमोशनल रहा हूँ। स्ट्रेस का। हाँ, तो पर जब हमारे भीतर इस प्रकार के इमोशनल स्ट्रेस के, आप कोई चीज कर रहे हैं, है ना, अभी जैसे एक हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम लोग के साथ क्या होता है, जैसे जरूरी की तैयारी करते हैं, किसी भी चीज के लिए तैयारी करते हैं, तो सर उनकी, मोटिवेशन नहीं रहता है कभी कभी। भाई कभी आपने पढ़ाई की, मेहनत की, नहीं आया, ठीक है, नहीं पास हुए, फिर क्या होगा? भारी तनाव, अरे स्ट्रेस क्या होगा। मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना परिश्रम किया, मेरा परिश्रम बेकार हो गया, मेरे मन में तनाव भी हो रहा है कि यार अब मेरा क्या होगा, मेरी नौकरी क्या लगेगी, मैं इतने दिन से घर बैठा हुआ हूँ, घर वाले क्या बोलेंगे, ये रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाएंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है सर। हाँ यस सर, सर, बहुत होता है होता सर। आगे चल बहुत बड़ा बीमारी बन जाता है सर ये। तो ये भी एक प्रकार की चोट है, क्योंकि भाई एक चीज हुई है, एक इवेंट हुआ, हमने कोशिश की, तो हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। शुरू से ही हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को इस तरीके से डिफाइन करना चाहिए कि भाई कोई काम करते समय हमें ये फेलियर की भी गुंजाइश है, उसमें चोट लगने की भी गुंजाइश है। कुछ लोग उसको असामान्यतः ले लेंगे, कुछ लोग उसी परेशानी को बड़ी असामान्यता भी ले लेते हैं। कभी कभी लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि उससे कोई गंभीर चोट अपने को भी पहुंचा लेते हैं, कभी कभी सुसाइड या इस तरीके के कदम उठा लेते हैं। तो ऐसा भी है। तो ये जो तनाव है, इस तनाव से अपने आप को बचाना है। आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को उतना ही रखना है जितनी की आवश्यकता हो, जिससे आपकी एक्सपेक्टेशन पूर्णतः ना होना भी शायद, है ना, परफेक्ट सिचुएशन नहीं है। हमें अपने को एक्सपेक्टेशन रखते हुए भी नहीं रखनी है। तो हमें एक्सपेक्टेशन रखनी है अपने से कि हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकें, और हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि हम जो भी इम्तिहान दें वो इम्तिहान हम पास कर ही लें, जो भी कोशिश करें वो काम पूरा कर ही लें। तो ये एक्सपेक्टेशन भी हमें नहीं रखनी है, इसका हमें जरूर ध्यान रखना है।
तो मानसिक सर तनाव से हो जाए तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए सर इसके लिए। बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। ये बात ही मैं स्ट्रेस करना चाह रहा था कि हमारे देश में ये चीज संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हम लोग मानसिक तनाव को एक बीमारी मानते ही नहीं है। ये बस ऐसा है कि ये ठीक है, ये तो होता रहता है, या ये तो ज्यादा ही लोड ले रहा है, तो हम लोग उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। अपने को भी, हमें अगर ऐसी कोई चोट हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर हमारे भीतर मानसिक तनाव है। ये एक बहुत सीरियस इलनेस है। करीब 30% तक लोग मानसिक तनाव और जो हमारी साइकेट्रिक इलनेस है उनसे पीड़ित रहते हैं। 30% तक लोग कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार, 30 से 35% लोग जीवन में कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार जरूर हुए होते हैं। पर फिर भी जो अस्पताल जाकर सलाह लेने वालों की संख्या बहुत कम होती है। और ये कारण भी है कि हमारे देश में जो सुसाइड की दर है वो रिलेटिवली अधिक है, क्योंकि हम मानसिक तनाव को, मानसिक चोट को गंभीरता से लेते हैं, पर व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, कलेक्टिव रूप से नहीं लेते हैं। इनफैक्ट इसका दूसरा एक पक्ष भी है कि इसके लिए जो हमारे देश में सुविधाएं हैं, हेल्थ फैसिलिटी है, चोट लग जाएगी आपको बहुत सारे डॉक्टर मिल जाएंगे। और अगर आप मानसिक तनाव में हैं, परेशान हैं, किसी से सलाह लेना चाहते हैं, तो आपको डॉक्टर मिलेगा, पर अलबत्ता पहले तो आप उस पर पैसा नहीं खर्च करना चाहेंगे। एक छोटी सी चोट के लिए 500 रुपये खर्च कराएंगे। पर अगर कोई, मैं एक आपको सलाह दूं कि किसी काउंसलर से मिल आइए, तो आप नहीं जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं इसमें क्या है, अपने आपस में ही किसी यार दोस्त से बात कर लेंगे। जो लोग थोड़ा बहुत नशा सर करते हैं वो उसके नशा लिए कर उसके लिए बहुत अच्छे डॉक्टर से हमारे घर में हमारी मदर होती है सर, वो इस प्रॉब्लम से घर में सफर हम ले लेते हैं, पर वो परफेक्ट नहीं होते हैं। ये बात हमें समझनी होती है कि हमारे जो रिलेशन है, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है उस फील्ड के, वो बस अपनी समझ से, अपने जीवन के अनुभव से आपको चीजें सिखाते हैं। फिर वही बात मैं कहूंगा कि ऐसे आपकी दादी जो है, आपको बुखार होगा तो दादी भी आपको दवाई बता सकती है, बताती है कि नहीं? यस सर, वो देसी जो दवा गांव देखिए का दवाई दवा तो बता वही तो देती है बताता है। जो उन्होंने अपने यस सर। अनुभव से सीखा है, ठीक है, पर वो साइंटिफिक नहीं है। तो कभी कभी आपको हो सकता है उस देसी दवाई से भी बुखार उतर जाए, ऐसा कोई वो नहीं है। उनका अनुभव हमेशा ही गलत होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, परंतु वो साइंटिफिकली टेस्टेड नहीं है। तो कभी कभी अगर हमें लगे तो अगर अधिक स्थिति में हमें इसको पहचानना चाहिए, और आवश्यकता हो तो प्रॉपर डॉक्टर की, ठीक है, जो उसमें स्पेशली ट्रेंड हो, जिसने उसमें ट्रेनिंग हासिल की हो, उससे सलाह लेनी चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात, बुरी बात नहीं होगी। चलो ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस का आप लोग सभी ध्यान रखिएगा। कभी भी जीवन में तनाव हो, नंबर 1 तनाव सर लीजिए इसका मत। साइन क्या होता है सर, इमोशनल स्ट्रेस का? इमोशनल स्ट्रेस का साइन, आप खुद परेशान फील करेंगे, नींद ना आना, बेचैनी रहना, भूख ना लगना या ज्यादा भूख लगना, इस प्रकार के साइन होते हैं। ये सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप होना, ये भी एक सिम्टम है उसमें। तो अपने को इससे बचाइए। और दूसरा कि थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की ओर भी जरूर देखिए। जैसे मुझे हमेशा इस चीज़ से लाभ लगता है कि अगर आप ज़्यादा परेशान हो तो आपको स्पिरिचुअलिटी, कोई भी जिसको भी आप समझते हो उनके बारे में पढ़ें, जानें। किताब पढ़ना एक अच्छा तरीका हो सकता है, किताब नई नई पढ़ना, नए नए विचारों को जानना, वो भी उसमें लाभदायक होता है। सर ये तो हम हेरिडिटी भी होता है क्या? क्या चीज, हेरिडिटी? हाँ, ये भी होता है। कुछ हेरिडिटी लोग अपेक्षाकृत ये हेरिडिटी भी हो सकता है और फेमिलियल भी हो सकता है। फेमिलियल जरूरी नहीं है हेरिडिटी हो, कि एक परिवार के अंदर ये चीज ज्यादा मौजूद हो सकती है। वो इसलिए भी हो सकती है कि वो हेरिडिटी के कारण हो,
वो इसलिए भी हो सकती है उस परिवार के एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के कारण भी हो सकती है। तो इन दोनों कारणों से भी ये परेशानियां हो सकती हैं। ज्यादा कुछ परिवारों में, कुछ घरों में, कुछ लोगों को डिप्रेशन की शिकायत अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमारी बीमारियों को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल बीमारियां वो बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती हो। नॉन कम्युनिकेबल जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल ना सकती हो। दूसरा कारण है कि ये कारण के अनुसार बांटी जाती हैं। जो बीमारियां पैथोजेंस के द्वारा होती हैं, हाईली इन्फेक्शियस होती हैं और वेक्टर्स उनको फैलाने में इनको योगदान करते हैं। नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां जैसे एलर्जी, मल न्यूट्रिशन, ये हमारे लाइफस्टाइल के कारण हो सकते हैं, एनवायरनमेंट में किसी बदलाव के कारण हो सकते हैं, किसी एबनॉर्मेलिटी के कारण हो सकते हैं। जो उदाहरण है आप सभी लोग जानते हैं कम्युनिकेबल के, टीबी, एड्स, टाइफाइड, कॉलरा। नॉन कम्युनिकेबल के इंपॉर्टेंट है जैसे एलर्जीज हैं, कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, विटामिन डेफिशिएंसीज है। ये सब नॉन कम्युनिकेबल हैं, इनको हम एक दूसरे को नहीं ट्रांसफर कर सकते। जो कम्युनिकेबल डिजीज है ये हेरिडिटी में ट्रांसफर नहीं होती। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक ही ये इनहेरिटेड डिजीज हो सकती हैं। जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो कन्वेंशनल तरीकों से, दवा से ठीक हो जाती हैं, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनके इलाज का तरीका डिफरेंट होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्रोनिक होती हैं, बहुत धीरे धीरे डेवलप होती हैं और लंबे समय तक रहती हैं, जैसे डायबिटीज की बात की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की बात की। अब इन बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है? जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको पहचानने का सबसे महत्वपूर्ण कारण चीज है वो है बॉडी चेकअप। हमें नियमित रूप से अपना बॉडी चेकअप कराना चाहिए, अपना डाइट सही मेंटेन करना चाहिए, एक्सरसाइज रोज करना चाहिए, सही तरीके से नींद लेनी चाहिए और सोना चाहिए। ये करके हम अपने शरीर को बीमारियों से बचा सकते हैं, खासतौर में लाइफस्टाइल डिजीज। ये टर्म आपने सुना होगा, लाइफस्टाइल डिजीज। इसका क्या मतलब होता है? यस सर, सुना है। सर डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है। जीवन शैली के रोग, क्या मतलब होता है इसका? क्यों डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है? क्यों? सर सर इसमें क्या इसमें होता है सर कि हमारा पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, खाने सर पीने का तरीका, कोई टाइम टेबल नहीं रहता सोने जगने या इस तरह का कार्य करने का। तो ये लाइफ स्टाइल डिजीज में आ सकता सर है। एक्सरसाइज वगैरह सर सर ऐसा है एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करना, ये सब। ऐसा है कि हमारी सर जीवन हार्ट शैली, सर हार्ट डिजीज भी लाइफ स्टाइल में आ जाता है सर। हार्ट बिल्कुल डिजीज। आता है, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये सभी लाइफस्टाइल डिजीज की कैटेगरी में आते हैं। इसका कारण क्या है? जो लाइफस्टाइल डिजीज है, अगर हम अपने लाइफस्टाइल की बात करें तो क्या हमारे जीवन में लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन आया है? अगर आप सर कोरोना के बाद से बहुत 50 परिवर्तन आ गए। 50 साल के अंदर देखें या 70 साल, आजादी के समय से आज तक 2022 में हमारे जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आया है 1950 से लेके 2022 तक? क्या आपको जीवन शैली में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? यस सर। सर हम लोग फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं करते हैं अब। बहुत कम कर दें। बहुत सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि हमारा फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया, जो शारीरिक काम है वो कम हो गया। कैसे? टेक्नोलॉजी आ गया है सर बहुत सारा। सर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आ गया है सर।
ये कारण। उसके अलावा भी बहुत चीज बदल गई है। जैसे मैं हमेशा बचपन से सोचता हूँ, अपने समय से मैं जानता हूँ, आप लोग भी इसमें से कई चीजें आपने भी अनुभव की होंगी। जब हम लोग छोटे थे तो गांव में मतलब कितना चलते होंगे। गांव में मैं हमेशा इस बात को सबको कोट करता भी रहता हूँ कि हमारा जो जीवन है, शुरुआत में जब हम बचपन में या गांव में जो जीवन था, वहां पर डेली का 5-7 किलोमीटर चलना बड़ा नॉर्मल सी चीज थी। पता भी नहीं चलता था कि कब चलते थे। वो ऐसे चलते थे कि जैसे टॉयलेट्स घर में नहीं हुआ करते थे, तो खेत में जाना है, 1 किलोमीटर जाना है सुबह और 1 किलोमीटर आना है, ठीक है। तो सुबह से ही ये काम शुरू हो जाता था। घर में पानी का टैप वगैरह तो होते नहीं थे, तो नहाने के लिए जा रहे हैं, कुआं पर जाते हैं, या जो सरकारी हैंडपंप होता है वहां जा रहे हैं, वो भी घर से थोड़ा बहुत दूर। उससे रिलेटेड बहुत सारे काम, कभी कुछ तरीके की चीज। स्कूल कॉलेज जो हुआ है वो भी आपके दूर है और कोई ऐसा साधन नहीं है। जो बस वगैरह भी मिलती थी वो भी घर से 1 किलोमीटर दूर मिलती थी, वहां से सुबह जाना फिर आना। उसके बाद मुझे ये ध्यान है गांव के अंदर जो, ये शहर में भी ऐसे ही रहता था, मार्केट जो हुआ करता था, मार्केट हमारे गांव में, खासकर मेरी नानी के गांव में, वो बहुत छोटा सा गांव हुआ करता था। वहां से जो बाजार था वो बाजार 5 किलोमीटर दूर था, और गांव में कोई दुकान नहीं थी। एक बहुत छोटी सी दुकान थी, उसमें बहुत बहुत बेसिक चीज मिलती थी, नहीं तो कुछ नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। तो अगर मामूली से मामूली चीज भी लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। साइकिल से जाइए, पैदल जाइए, तो 4-5 किलोमीटर दूर था, वहां जाइए फिर वहां से आइए। तो दिन भर ये एक्सरसाइज ऐसे ही फ्री में होती रहती थी बिना कारण, ठीक है, जिसके लिए कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। खाने, इसलिए उस समय शायद भूख भी, आपकी डाइट भी बहुत डिफरेंट होती थी। और मतलब जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी का स्तर वो बहुत ज्यादा था। आज अगर उसी को देखें तो हमारे पास जो सुविधाएं हैं वो रिलेटिवली बढ़ती जा रही हैं। बाद में मोटरसाइकिल आ गई, फिर गाड़ियां आ गई। तो आज के समय में क्या है, आप अपने घर में बैठते हैं, गाड़ी यहीं स्टार्ट की, मोटरसाइकिल घर के अंदर ही स्टार्ट की, बहुत बार तो घर के बाहर भी नहीं निकलते हैं हम, घर के अंदर ही मोटरसाइकिल स्टार्ट की और गए, काम किया, ऑफिस गए, जो भी काम करना है वो किया, वापस आ गए और खड़ी कर दी। गाड़ी घर के अंदर ही खड़ी की, घर से ही शुरू किए, एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकाला, वहीं से चले वहीं आके बैठ गए। फिर उसके बाद हमें लगता है कि नहीं यार, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करने जाना चाहिए, उसकी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हम जो नियमित हमारी जो फिजिकल वो थी, इंसान जो है नॉर्मली जो जो जानवर है वो 20 से 30 किलोमीटर डेली चलने के लिए बना है। क्योंकि अपने फूड को सर्च करने के लिए जब इंसान जंगल में रहता था तो करीब डेली उसे 20 से 30 किलोमीटर फूड सर्च करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए इतना रोज ट्रेवल करना होता था, जो वो आज नहीं कर रहा है। तो एक ये बहुत बड़ा अंतर आ गया है हमारे लाइफस्टाइल में। दूसरी चीज है फूड की अवेलेबिलिटी। फूड और रिफाइंड फूड, प्योर रिफाइंड फूड बढ़ते जा रहा है। पहले के समय में अनाज जो था, अनाज अनाज में एक बड़ा हिस्सा मोटे अनाज का हुआ करता था। आज के समय में हम ज्यादा से ज्यादा, पहले गेहूं थोड़ा सा कम होता था, तो मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार थोड़ा ज्यादा खाया जाता था, वो सस्ता भी होता था, इसलिए भी उसको खाया जाता था। अच्छा, शुगर जो चीनी है और चीनी के बने प्रोडक्ट कम होते थे, गुड़ का इस्तेमाल किया जाता था, अनरिफाइंड शुगर्स का इस्तेमाल ज़्यादा था, और आज के समय में रिफाइंड शुगर्स का इस्तेमाल ज़्यादा है। फैट का इस्तेमाल रिलेटिवली कम था, क्योंकि फैट उस समय महंगा था। फूड की अवेलेबिलिटी भी थोड़ी सी कम होती थी, है ना, उस समय उपलब्धता भी कम थी। तो ऐसे बहुत से बदलाव हैं हमारे आसपास, हमारे जीवन में, जो हम देख रहे हैं, जिसके कारण हमारी जीवन शैली बदलती जा रही है। आज के समय में हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी निरंतर कम होती जा रही है, कम, धीरे धीरे कम होती जा रही है, और जो हमारे भीतर बीमारियों का कारण बन रही है। तो इसीलिए जो हार्ट डिसीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सब बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल, हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली इनमें से किसके कारण हो रहा है।
हम ये नहीं कह सकते इनमें से किसी एक चीज के कारण ही ऐसा ये बीमारी हो रही है, पर कुल मिला के इन सबका एक क्यूमुलेटिव असर है जिसके कारण ये बीमारी हो रही है। और इसीलिए इन बीमारियों को हम लाइफस्टाइल डिजीज, जो हमारी बदलती जीवन शैली है, उस बदलते जीवन शैली के कारण ये बीमारियां हमें हो रही हैं। ठीक, तो उसको हम लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं। ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक डिजीज, इसके बाद ये हमने बात कर ली कि ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो बहुत धीरे धीरे डेवलप होती है, कुछ बीमारियां बहुत तेजी से डेवलप होती है उनके लक्षण, तो उनको एक्यूट और क्रोनिक डिजीज कहते हैं। वेक्टर बॉर्न डिजीज, हम वेक्टर बॉर्न डिजीज पर काफी सारी बात कर चुके हैं। वेक्टर जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इंसेक्ट हैं, वो बीमारियां हमें करते हैं। जो कॉमन बीमारियां हैं वो है मॉस्किटो, सैंड फ्लाई, ब्लैक फ्लाई, टिक्स, टसे फ्लाई, स्नेल्स, लाइस, जुएं। जुओं से कोई बीमारी होती है? सर वो यस काट सर, लेता है स्किन सर, डिजीज वो हो जो जाता है। मांस। नहीं, इसकी डिजीज के अलावा ये बीमारी भी करते हैं। जुएं जो होते हैं, ना केवल ये स्किन पर मौजूद एक पैरासिटिक इन्फेस्टेशन तो है ही है, इसके अलावा लाइस बीमारी भी करता है, बीमारी भी होती है इनके द्वारा। एक फीवर होता है खास तरीके का, वो इसके द्वारा ही किया जाता है, जुओं के द्वारा। तो ये जितने वेक्टर्स हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, वो हमें तरह तरीके की बीमारियां कर सकते हैं। कुछ अगर स्पेसिफिक बीमारियों की बात करें तो ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं, इन वेक्टर बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करने के लिए नेशनल प्रोग्राम भी बनाया गया है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक नेशनल प्रोग्राम है जिसके तहत जो वेक्टर के द्वारा की जाने वाली बीमारियां हैं उनको कम किया जाए। एक हमारी हम फिलेरियासिस नाम की बीमारी है, तो जो फिलारियासिस नाम की बीमारी है, इसका लक्षण ये होता है हाथी पांव। ये जो पैर है, ये जो पैर के अंदर इस तरीके की सूजन है, ये कहलाता है हाथी पांव। तो अगर हम फिलेरिया की बात करें, फाइलेरिया नाम की बीमारी की, तो फाइलेरिया नाम की बीमारी ये बुकेरिया बैनक्रॉफ्टी एक पैरासाइट है जिसके द्वारा होती है, और ये हमारे शरीर में इसका लाइफ साइकिल है, जिसमें आधा साइकिल इसका मच्छर के भीतर होता है, ये जो रेड वाला पोर्शन हम देख रहे हैं, और आधा इसका लाइफ साइकिल इंसानों के अंदर होता है। तो ये मच्छर और इंसानों से जुड़कर ही इसका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। ये इन जगहों पर फिलेरियासिस मौजूद है, ये जहाँ जहाँ क्षेत्र में यहाँ पर दिखाए गए हैं, इस मैप में दिखाए गए हैं। इस मैप में ये जो पिक्चर दिखाई गई है, इसमें फिलेरियासिस का जो मैप है, ये बीमारी बिहार में, यूपी, ईस्टर्न यूपी, मध्य प्रदेश के हिस्सों में, भारत में जहाँ जहाँ ये मैप में दिखाई दे रहा है, इन क्षेत्रों में ये बीमारी देखने को मिलती है। बुकेरिया बैनक्रॉफ्टी के द्वारा होती है और इसको हाथी पांव भी बोला जाता है। मलेरिया, ठीक है, मलेरिया क्या सर इसको जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता? जड़ से खत्म ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से किसी भी बीमारी को खत्म नहीं किया जा सकता टेक्निकली अगर बात करें, बिल्कुल, परंतु उसके में कई सारे चैलेंजेस जुड़े रहते हैं। चैलेंज कैसे?
कुछ बीमारियों को हमने खत्म किया, कुछ को हम नहीं खत्म कर पा रहे। उसका कारण ये है कि जैसे इसी बीमारी की बात करें, इस बीमारी का एक स्टेज मच्छर के अंदर है और एक स्टेज इंसान के अंदर है। तो पहला आपको अपने हेल्थ सिस्टम को इतना मजबूत, इतना कैपेबल बनाना होगा कि हर इंसान के अंदर से इस बीमारी को खत्म करें। दूसरा, मच्छर, हर मच्छर के अंदर से इस बीमारी को खत्म करें। तो ये इसके कारण से जो है ये बीमारी पूर्णतः खत्म करना मुश्किल है। परंतु अगर हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा हो, क्योंकि इसके दो वेक्टर है, खासतौर पे जहाँ दो वेक्टर्स हैं वहां पे किसी बीमारी को, ये सोचो सारे इंसेक्ट्स को, सारे मच्छरों को खत्म करना क्या संभव है? और मच्छर भी अपने जीवन को बचाने के लिए, एक समय ऐसा सोचा गया था कि हम सारे मच्छरों को ऐसे खत्म कर दें, ऐसा भी नहीं है। एक समय सोचा गया था, बड़े लेवल पर डीडीटी का छिड़काव किया गया, परंतु बाद में मच्छरों ने डीडीटी नाम की उस दवा के प्रति ही रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया और उस डीडीटी नाम की दवा से, उस इंसेक्टिसाइड से उन पर असर होना बंद हो गया था। तो हमारे जो ये कोई भी जीव है, कोई वेक्टर है, वो अपना जीवन को बचाता है। ये एक कारण है जिसके कारण पूर्णतः हम बीमारी को खत्म नहीं कर सकते। परंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि यदि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हों, हमारे लोगों के अंदर बीमारियों की प्रति जागरूकता हो, जैसे यही बीमारियां हमें और कई देशों में देखने को नहीं मिलती, जहाँ की हेल्थ सिस्टम अच्छे हैं, लोगों का एजुकेशन लेवल अच्छा है, फैसिलिटीज अच्छी है, हम घरों में मच्छरों को खत्म कर दें, बाहर मच्छरों को खत्म कर दिया जाए, तो मच्छर खत्म नहीं होंगे, ऐसा नहीं, जंगल में तो मच्छर तब भी रहेंगे, परंतु मच्छर का जो मेनेस है वो खत्म हो जाएगा। उससे हम बहुत सारी बीमारियों को कम कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं, कम्युनिटी में खत्म कर देंगे। जो जैसे कल हमने बात की थी ना हार्ड इम्यूनिटी की, उसी तरीके की Yes, sir. स्थिति ला सकते हैं अगर क्योंकि मच्छर को भी वो बीमारी उसके अंदर नहीं होती है, जो नया पैदा होने वाला मच्छर है, पैदा होने वाले मच्छर के अंदर भी वो बीमारी अपने से नहीं आती, वो किसी इंसान से लेगा उस बीमारी को। तो अगर किसी इंसान में वो बीमारी नहीं है तो मच्छर को नहीं होगी, और मच्छर को नहीं होगी तो इंसान को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, तो दोनों स्वस्थ रहेंगे। पर उसके लिए हमें अपना हाई लेवल ऑफ हेल्थ सिस्टम बनाना होगा जहां इन सारी चीजों पर ध्यान किया जा सके। और ऐसा नहीं कि यह असंभव है, दुनिया के बहुत सारे देशों में इन सभी बीमारियों को पर कंट्रोल किया गया है, उन पर पूरी मतलब एक ऐसी स्थिति पाली गई है कि लगभग वहां पर ना के बराबर ये बीमारियां होती हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस अपने अंदर वो कर लेता है क्या? वो म्यूटेशन के कारण ही होता है क्या? म्यूटेशन उसमें एक बड़ा कारण है। म्यूटेशन एक बड़ा कारण है कि वो किस प्रकार, क्योंकि एक पॉपुलेशन है। जो रेजिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक आबादी है, जैसे किसी भी जीव की आबादी है, ये जितने रेड 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 रेड, ये पूरी आबादी जो है ये क्या होगी, ये आबादी एक पर्टिकुलर दवाई से सेंसिटिव है, ठीक है, वो उस पर वो उस दवाई का असर होता है। इसी पूरी आबादी के अंदर में एक ये जीव है, ठीक है, बहुत सारे जीवों के बीच में ये सब मच्छर है, लेट्स से ये मच्छर है, ये सारे मच्छर है अलग अलग तरीके के, इसमें से एक मच्छर है जो जिस पर डीडीटी का असर नहीं होता है। तो जब डीडीटी छिड़की जाएगी तो क्या होगा, ये नहीं मरेंगे, ये सब हाँ मच्छर मर जाता है, मर जाते हैं सर। सारे मच्छर मर जाएंगे, हम्म, ठीक है, ठीक है। ये जो मच्छर है, अब क्योंकि ये मच्छर, बाकी मच्छर तो मर रहे हैं, परंतु ये मच्छर, इसके अंदर एक विशेष गुण है जिसके कारण वो उस पर डीडीटी का असर नहीं होता। ये जब दूसरे मच्छरों से के साथ रिप्रोड्यूस करेगा, तो जब
वो अपने इस ग्रीन मतलब इसके अंदर जो एबिलिटी है डीडीटी से लड़ने की, वो दूसरे मच्छरों को दे देगा। अब इसके बहुत सारे बच्चे पैदा होने लगेंगे, फिर इनके आपस में बहुत से बच्चे पैदा होंगे, और इस तरीके से धीरे धीरे पूरी आबादी के अंदर में मच्छर तो की आबादी, ऐसे मच्छरों की आबादी बढ़ जाएगी जिनके अंदर इस डीडीटी के से लड़ने वाला गुण मौजूद होता है। तो ये सिलेक्शन है, जिसे हम डार्विन की भाषा में फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बोलते हैं। यह हमारे एक ऐसे गुण का सेलेक्ट किया जाना, नेचर अपने आप सेलेक्ट कर देती है जो एक गुण ज्यादा सर्वाइवल को प्रमोट करता है। तो कोई भी जीव जब चीजों से लड़ता है तो इसी प्रकार से अपने आप को बचाता है, और धीरे धीरे रिप्रोडक्शन के द्वारा वो गुण सभी में वो ट्रांसमिट कर देता है, और जीवों में भी वो कुछ समय के अंतर में वो सबके अंदर में वो गुण विकसित हो जाता है। तो जो दवाइयां हैं, इंसेक्टिसाइड है, वो पूर्ण इलाज नहीं है, बल्कि इसका अच्छा और बेहतर इलाज, पूर्ण इलाज है कि हम ट्रांसमिशन साइकिल को रोकते हैं। जैसे हम बीमारी के लिए रोकने की जब बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है ट्रांसमिशन साइकिल को, एक जन से दूसरे जन को होने वाली जो का ये जो प्रोसेस है। क्योंकि कोई भी बीमारी है किसी ना किसी माध्यम से, खासतौर में कम्युनिकेबल डिजीज, एक से दूसरे को पहुंच रही है। पर अगर हम इस साइकिल को ब्रेक कर दें तो अपने आप बीमारी ठीक हो जाएगी। मच्छर, ना तो वो बीमारी मच्छर में हो, ना वो बीमारी इंसान में हो, तो इंसान से मच्छर को नहीं होगी और मच्छर से इंसान को नहीं होगी, और अल्टीमेटली सभी वो कम्युनिटी में वो बीमारी रुक जाएगी। मलेरिया की बात करते हैं। मलेरिया हमारे देश के अंदर में वन ऑफ द बिगेस्ट किलर, आज के समय में भी मलेरिया बड़े लेवल पर बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है, और लगभग 24,000 डेथ हमारे देश में रिपोर्टेड है। जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो हमारे देश में 13 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों को मलेरिया नाम की बीमारी हुई, और इन 1.5 करोड़ में से 2015 का जो आंकड़ा है वो कहता है कि 24,000 डेथ हुई। जो ये बीमारी है ये फैलने का कारण है, एक सेकंड, तो मलेरिया, अगर हम मलेरिया की बात कर रहे हैं तो मलेरिया हमारे देश में वन ऑफ द बिगेस्ट किलर है। 24,000 डेथ हमारे देश में इसके कारण से रिपोर्टेड है, पर मेरी समझ से इससे कहीं ज्यादा लोग इससे प्रभावित है। 1.5 करोड़ केस, 1.5 करोड़ के आसपास लोग, ये केसेस रिपोर्टेड है मलेरिया के भारत देश में। जो मलेरिया होता है इसको करने वाला जो पैरासाइट है, ये एक पैरासिटिक इलनेस है। मलेरिया इज अ पैरासिटिक इलनेस, ये ध्यान रखेंगे। और उस पैरासाइट का नाम है, जैसे फिलेरिया भी एक पैरासाइट है, वो जो बुकेरिया बेनिफोफ्टी था, दैट इज आल्सो वन ऑफ अ पैरासाइट। ये सब पैरासाइट्स हैं, ये बैक्टीरिया नहीं है। और इसको करने वाले पैरासाइट का नाम होता है फॉल्सीपैरम प्लाज्मोडियम फॉल्सीपैरम। इसके अलावा कुछ और इस प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट के वेरिएशन होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है दूसरे तरीके का प्लाज्मोडियम, जो कुछ लोगों में ये बीमारी करता है। तो ये दोनों तरीके के कॉमन पैरासाइट है जिनके द्वारा ये बीमारी की जाती है। और इस बीमारी के ट्रांसमिशन का जो वेक्टर है वो है एनोफिलीज मच्छर। ये जो एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इंसानों को काटता है, जिसके द्वारा इस बीमारी का ट्रांसमिशन होता है।
ऐसी ही एक और इंसेक्ट बॉर्न डिजीज है जिसका नाम है काला आजार या ब्लैक फ्लाई। इसको काला आजार या ब्लैक फ्लाई बोलते हैं, और ये लेशमेनिया नाम के एक पैरासाइट के द्वारा, प्रोटोजोअन पैरासाइट के द्वारा होता है, लेशमानियासिस। और ये सैंड फ्लाई इसका जो वेक्टर है जो इसको फैलाता है वो एक सैंड फ्लाई होता है। वैसे मैंने आज तक ये देखा नहीं है, लैब में देखा है। आप लोगों ने किसी ने देखा है सैंड फ्लाई? नो सर। नो सर, सर ये लैब में देखते हैं। बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में मौजूद रहता है। ये बीमारी बिहार और झारखंड में है, और इसे काला ज्वर भी बोलते हैं। ये जो सैंड फ्लाई होता है ये एक प्रकार की मक्खी जैसा ही होता है, एक इंसेक्ट है, और बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकता। और ये ही सैंड फ्लाई सर ये रेड कलर का टाइप मच्छर होता है रेड कलर का होता है। मैंने कभी देखा नहीं। सर, उसका पीछे वाला भाग होता है जो लाल होता है। सर फ्रूट फ्लाई की तरह तो होता है। कैसा होता है? सर फ्रूट फ्लाई की तरह जो। अच्छा, ओके। ग्रीन कलर का शायद। हाँ, ये भी एक तरीके का इंसेक्ट है, मतलब आप देख लें तो इसलिए आपको जानना जरूरी है, खासतौर में जो लोग उस क्षेत्र में रहते हैं, बिहार झारखंड के क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो आपको इसकी पहचान होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसकी पहचान करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि भाई ये जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट हमें ये काला आजार नाम का बीमारी, काला ज्वर जो है ये करा सकता है। इससे हम ये बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। तो अगर हम इसको हटा देंगे, इसको खत्म कर देंगे, तो हम इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे नॉर्थ में लोगों को डेंगू मच्छर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेंगू मच्छर भी एक कैरेक्टरिस्टिक मच्छर है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मच्छर डेंगू मच्छर है, और इससे क्योंकि वो भी बहुत सारी बीमारियां फैलाता है। अगर आपके घर में वो मच्छर दिखाई देता है, आपको तुरंत उसको कंट्रोल करने का काम करना चाहिए। जापानीज एनकेफ्लाइटिस वायरस है जो कि गोरखपुर क्षेत्र में है, और ये क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। मैंने शायद कहीं आपको एडीज मॉस्किटो तो नहीं बताया, शायद बताया किसी दिन मैंने आपको जापानीज एनकेफ्लाइटिस, तो वो गलत है। ये क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, एक और कैटेगरी ऑफ मॉस्किटो है जो क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, और जो इसके कारण गोरखपुर में, क्योंकि बच्चों को बहुत हद तक बुखार होता है, उससे बहुत सारी डेथ होती रहती है। गोरखपुर क्षेत्र में खासतौर में ये एंडेमिक है। और पीछे कुछ दिन पहले ये जो न्यूज आई थी, अगर आपको ध्यान है, तो उन बच्चों को भी ये बीमारी मौजूद थी। जो गोरखपुर में एक घटना हुई थी, उन बच्चों को ऑक्सीजन की कमी, वो भी सर इसमें होता क्या है जब? ये एक दिमागी बुखार होता है। एनकेफ्लाइटिस जो होता है एक जनरल टर्म है दिमागी बुखार पर। अगर हमारा जो भी एजेंट है, डिजीज कॉजिंग एजेंट है, वो हमारे न्यूरल सिस्टम को अफेक्ट करना शुरू कर दे, उसमें इन्फ्लामेशन कर दे, तो वो एनकेफ्लाइटिस के सिम्टम, ठीक है, दिमागी बुखार के सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। जिस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा उसके सिम्टम दिखाई देंगे। तो कुछ ऐसे ये एजेंट्स हैं जो दिमागी बुखार को करते हैं, तो वो एनकेफ्लाइटिस कहलाते हैं। अगली डिजीज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है कायनासूर फॉरेस्ट डिजीज या मंकी फीवर। कर्नाटक के क्षेत्र में ये बीमारी मौजूद रहती है, और ये एक वायरल हेमोरेजिक फीवर है। जैसे डेंगू के दो फॉर्म हैं डेंगू फीवर के, एक नॉर्मल डेंगू फीवर और दूसरा डेंगू हेमोरेजिक फीवर। हेमोरेजिक फीवर का मतलब जो इनके कारण शरीर के अंदर में हेमरेज होने लग जाते हैं, शरीर के अंदर ब्लड, ठीक है, ब्लड को कोगुलेट करने की, उसे रोकने की क्षमता कम हो जाती है, तो इंटरनल ब्लीडिंग इसके कारण हो जाती है।
तो ये काइनासोर फॉरेस्ट डिसीज है। बेसिकली ये पहले जंगल में था, ये इसका एक रिजर्वायर है जिसका नाम है हीमोफाइसालिस स्पेनागेरा, ठीक है। और इस इंसेक्ट से, इस टिक से ये बीमारी बंदर को और चूहों को फैलती है और वहां से ये बीमारी इंसानों के भीतर आती है। इसके अलावा ये हमारे जानवरों को भी प्रभावित कर सकती है, कैटल को, गोट को, शीप को प्रभावित कर सकती है। आगे है जीका वायरस। जीका वायरस ये अभी धीरे धीरे भारत में मौजूद इसकी रिपोर्टिंग होने लगी है। ये युगांडा से आया हुआ वायरस है और फ्लेबी वायरस, ठीक है, एक प्रकार का वायरस है फ्लेबी वायरस, जिसकी फैमिली है, मॉस्किटो के द्वारा फैलता है ये जीका वायरस। और इसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो है माइक्रोसेफेली और गुलिन बारे सिंड्रोम। माइक्रोसेफेली का मतलब जब ये अगर प्रेग्नेंट विमेन को ये होता है जीका वायरस का इन्फेक्शन, तो प्रेग्नेंट विमेन के अंदर में जो बच्चे के दिमाग, जो हेड का डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल, सेफेली मतलब हेड। तो जो ये बच्चे होते हैं माइक्रोसेफेली, इनका सर छोटा होता है, तो इनका सर छोटा होता है, उसके अलावा इनको कुछ दिमागी सिम्टम भी दिखाई देते हैं। तो जो बेबी का सर होगा वो कहीं छोटा होगा देन एक्सपेक्टेड। और ये जो वुमेन है जिनको ये प्रेगनेंसी के दौरान ये डिसऑर्डर हुआ हो, ऐसे ही किसका डिसऑर्डर है वो है गुलिन बारे सिंड्रोम, जो हमारे नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को करता है। तो ये बच्चों में या तो माइक्रोसेफेली या गुलिन बारे सिंड्रोम जीका वायरस की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो आज के समय में ये एक जीका वायरस एक इंक्रीजिंग चैलेंज है जो बढ़ते जा रहा है, और जो कम्युनिटी है वो इसकी ओर ध्यान दे रही है। जो मच्छर हैं वो अलग अलग, जो मच्छर है एडीज मच्छर, एनोफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, ये 3 तरीके के मच्छरों के बारे में अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है, जो हमारे आसपास रहते हैं। तो एडीज मच्छर इनमें से चिकनगुनिया, डेंगी, लिम्फेटिक फिलेरियासिस, रिवर वैली फीवर, येलो फीवर, जीका फीवर, इनको फैलाने का काम करता है। दूसरी तरफ एनोफिलीज मच्छर है जो मलेरिया और लिम्फेटिक फिलेरियासिस, जो हमने हाथी पांव की बीमारी पड़ी थी, उसको फैलाने का काम करता है। वुकेरिया बेनक्रॉफ्टी नाम के एजेंट को फैलाता है। क्यूलेक्स मच्छर है जो सर जापानीज, ये लिम्फेटिक फेलियरेसिस है, तो ये क्या लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करता है क्या? बिल्कुल, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना हाथी पांव नाम की डिजीज, हाँ हाँ। ये उसी के कारण होता है। जो हमारे लिम्फ नोड हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है। उस ब्लॉकेज के कारण जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो रुक जाता है और वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है। वो प्रोसेस, जो फ्लो है वो रुकने से वो पैर सूजने लगता है, वो ऐसा मोटा हाथी के जैसा होते जाता है। जो भी पैर प्रभावित होगा, जो भी शरीर का हिस्सा प्रभावित होगा, तो वो लिम्फेटिक फिलेरियासिस के कारण होता है। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, हमने कल शायद बात की थी लिम्फेटिक सिस्टम की, यस लिम्फेटिक सर। है ब्लॉकेज पैदा करता है, उसे रोक देता है।
इसके जुड़ा हुआ जो बैक्टीरिया जो पैरासाइट है जिसका नाम वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी है। और ये जो वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी है ये हमें क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा मिलता है। क्यूलेक्स मच्छर काटता है, वो शरीर में वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी नाम का पैरासाइट इंजेक्ट कर देता है। वो पैरासाइट हमारे ब्लड की साइकिल में एंटर करता है, लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंचता है, वहां पर मल्टीप्लाई करता है, लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देता है और इस प्रकार के लक्षण होने शुरू हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, अगर डिजीजों की बीमारियों की बात करें तो ये एक और नए तरीके का इन्फेक्शन हमें सुनने को मिलेगा, नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या चीज है? इसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। सर ये मेडिकल स्टाफ को होता है ज्यादातर। नहीं, हॉस्पिटल में आने जाने से जो फैलता है इन्फेक्शन। असल में हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं यहाँ लगातार मरीज आते रहते हैं, तो जब मरीज आते हैं तो वहाँ पर जो ये पॉजिटिव एजेंट का लोड है वो भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि तरह तरीके के बीमार लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। हर कोई बीमार है तो हर कोई किसी न किसी खास तरीके के बैक्टीरिया वायरस को लेकर, बैक्टीरिया जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है, और वो हॉस्पिटल के लोकेशन पे डिफरेंट जगह पर वो मौजूद हो सकता है। दूसरा, यहाँ जो रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं, जो वायरस हैं, वो रिलेटिवली ज़्यादा खतरनाक भी हो जाते हैं, वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो रहने वाले बैक्टीरिया जो सरवाइव कर रहे हैं इस जगह पर, जो वायरस सरवाइव कर रहे हैं, वो तमाम दवाइयाँ, तमाम उनको एंटीबायोटिक वगैरह तो सभी को दिया जा रहे हैं, तो वो सारे के सारे धीरे धीरे रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं। तो ना केवल यहाँ पर जो इन्फेक्शन है उसकी मौजूदगी ज़्यादा होती है, परंतु ये इन्फेक्शियस एजेंट की जो रेजिस्टेंस पावर है वो रिलेटिवली अदर बैक्टीरिया वायरस से ज्यादा होती है। अकेले 90% जो बैक्टीरिया यहाँ पर मिलते हैं, तो यहाँ से होने वाला जो इन्फेक्शन होता है वो कहीं ज्यादा गंभीर भी होता है रिलेटिवली। जो इन्फेक्शन हमें नॉर्मल कम्युनिटी में मिलेगा उसका इलाज संभव है, पर जो अस्पताल से इन्फेक्शन होगा वो इन्फेक्शन कहीं ज्यादा गंभीर होगा। ऐसे इन्फेक्शन बहुत कॉमन है आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में। ठीक, यहाँ इंटेंसिव केयर यूनिट में 10 में से एक मरीज को ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाते हैं। भारत के अंदर में अस्पतालों की जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत जगह पर बहुत अच्छी नहीं है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, दोनों की मेंटेनेंस बहुत अच्छी नहीं है। हर जगह कॉस्ट की चिंता है, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। और अभी तक 2015 तक लगभग इसको ना के बराबर ही रिपोर्ट किया गया था, पर धीरे धीरे इसके ऊपर एक रिसर्च है और ये बात को एक्सेप्ट किया गया है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन की मौजूदगी भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ज्यादा है, जो कि लगभग 15.5 पर 100% है, जो कि यूरोपियन और यूएस स्टैंडर्ड से लगभग डबल है। भारत के अंदर जो प्रेवलेंस है वो 15.5 है, जो कि डबल है यूरोप और यूएसए के कारण। इसके कई कारण हो सकते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट हो सकता है, पुअर नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसेस है। तो भारत के अंदर में जैसे एक दूसरा कारण ये भी है कि हमारे यहाँ पर जो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर है वो बहुत सीरियसली नहीं लिए जाते। अगर आज भारत के आप आईसीयूज में जाएंगे,
ज्यादातर आईसीयू में ये स्थिति हो गई है। अब तो कई जगह ऑपरेशन थिएटर में भी देखने को मिल जाता है, लोग यूं ही चले जाते हैं जूता चप्पल पहन के, कोई भी जा रहा है, मिलने जा रहे हैं। हमारे देश में ये बड़ा फैशन है कि हम जब अस्पताल में कोई मरीज होता है तो उसे सभी लोग देखने जाएंगे। एक मरीज है, उसे देखने वाले 50 हैं। हर कोई अस्पताल में पहुंचकर ये दिखाना चाहता है कि वो उसकी सेहत के बारे में कितना कंसर्न है। तो परंतु चाहे ये कंसर्न हम कुछ भी कहें, पर ये कंसर्न हमारा लोगों को बीमारियां बढ़ा रहा है उनके लिए, क्योंकि जितने लोग ज्यादा आएंगे उतनी ज्यादा बीमारी होने की संभावना बढ़ेगी। तो जो बीमारी के एजेंट्स हैं वो भी हम अपने साथ ले जा रहे हैं। जो हॉस्पिटल का रखरखाव है वो बहुत अच्छा नहीं है। आईसीयू के अंदर में जो मेंटेन किया जाना चाहिए प्रोटोकॉल, वो मेंटेन होता नहीं है। जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, घटिया क्वालिटी का है। जो लोग हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, ओवर क्राउडिंग है, अंडर स्टाफिंग है जितने लोगों की आवश्यकता है, लैक ऑफ प्रोसीजर है। भारत में एसओपीज नहीं होते हैं। एक लेट डाउन जो प्रोटोकॉल होगा कि भाई हमें ये जो प्रोसेस है ये सबको फॉलो करना है, ये हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये काम सबको करने हैं। भारत में एसओपीज का कोई ध्यान नहीं, ठीक है, होता है, चलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके बिना भी ठीक ही है। तो ये वाली जो तरीका है, इसके कारण भी ये नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हमारे देश में बढ़ रहे हैं। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंजेक्शन के बारे में हमारी जो जानकारी है वो भी बहुत कम है। ये मैंने अपने मेडिकल प्रैक्टिस में भी देखा है। भारत के अंदर में मरीज इंजेक्शन लगवाने में बहुत इंटरेस्टेड है। वो डॉक्टर को एनकरेज करेगा कि आप हमें इंजेक्शन लगा दो, बोतल चढ़ा दो, और उसके लिए वो अच्छा पैसा देने के लिए, अगर आप उसे गोली देंगे या उसी आवश्यकता को किसी और माध्यम से पूरी करने की कोशिश करेंगे तो हैप्पी नहीं होता, वो सेटिस्फाइड नहीं होता। उसे सेटिस्फेक्शन के लिए बोतल चढ़ा दो। आप लोगों ने सुना होगा कि हमने बोतल चढ़वाई, इंजेक्शन लगवाया, इसके लिए हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ऐसा होता है? यस, बोतल चढ़ाने यस वाला सर, यस केस सर होता है। ऐसा होता है ना। परंतु ये एक सीरियस रिस्क है। जब हम अब किसी शरीर का, कल हमने बात की थी ना, स्किन हमारा सबसे महत्वपूर्ण इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, वो हमारी बहुत सारी बीमारियों से बचा रहा है। जब हम उस स्किन को रप्चर कर रहे हैं, इंजेक्शन क्या कर रहा है, उस स्किन को भेद रहा है और उसके जरिए से दवा जा रही है, पर दवा के साथ साथ कोई बैक्टीरिया वायरस भी साथ में घुस सकता है जो आपके शरीर में पहुंचेगा और फिर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बोतल चढ़ाना जो हमें बहुत फैशनेबल लग सकता है, वो बहुत अक्लमंदी वाला काम नहीं है, क्योंकि हम कितनी भी अच्छी प्रिकॉशंस रखें परंतु उसके बावजूद भी उस ट्रांसफ्यूजन के द्वारा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग ट्रांसफ्यूजन, बोतल चढ़ा दो, तो बोतल चढ़ाने से जब हम ब्लड के अंदर में कोई चीज डायरेक्टली इंजेक्ट करें तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी ये नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होते हैं। वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म हमारे देश में बहुत पुअर है। हमारे यहाँ पर जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो बहुत बार क्या होगा, आपको नॉर्मल कूड़ेदान में पड़ा हुआ मिल जाएगा, बहुत बार। ठीक है, अस्पताल के आसपास तो इनवेरिएबली मिल जाएगा। अगर कहीं अस्पताल है, शहरी अस्पतालों को छोड़ दिया जाए, तो जो ग्रामीण अस्पताल है ग्रामीण क्षेत्र में, आपको इनवेरिएबली 100% आपको मिल जाएगा। तो सीधा लिया कूड़ा, जो इंजेक्शन हैं, क्या उनको ऐसे सिंपली डिस्पोज कर देना ठीक है? नो सर। नो सर। क्यों? उसमें बहुत सर वो सारी एनवायरनमेंट को रहती है, वो फैल जाएगी। क्योंकि जो हॉस्पिटल का वेस्ट है वो नॉर्मल वेस्ट नहीं है। आपके घर का कचरे में और एक हॉस्पिटल के कचरे में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है।
नंबर एक, वो जो हॉस्पिटल का कचरा है उस कचरे में बहुत सा बैक्टीरिया वायरस 100% होएगा। आपने जब ऑपरेशन किया, कोई भी चीज की पस निकाला, कोई जो ऑर्गन है जिसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है उसको काट दिया, ब्लड है, ये सारी चीजें जो बैक्टीरिया वायरस के लिए परफेक्ट वो है और उसमें खूब सारे वो डेवलप होंगे, हमें 100% पता है। अगर हम उसे नॉर्मल कूड़े के साथ मिला देते हैं, पानी में मिला देते हैं, तो पानी के द्वारा वो फैलने लगेगा। कूड़े में मिला दें तो सॉलिड वेस्ट के द्वारा फैलेगा। तो हम बीमारियों को खुद फैलाने का इंतजाम कर रहे हैं, तो जो कि ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट जो हॉस्पिटल का वेस्ट है उसको डिस्पोज करने के लिए अलग नियम बनाए गए हैं जिनका नाम है बायो मेडिकल वेस्ट रूल्स। जो हॉस्पिटल का कूड़ा है उसे एक विशेष नियम के तहत, इसके लिए एक विशेष कानून है, एक लॉ है, एक अलग एक्ट है। ये एक्ट बताता है कि आपको किस कूड़े का क्या करना है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, उसमें सिरिंजेस हैं, उसमें कांच है जो किसी भी दूसरे व्यक्ति को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। उसमें इंसेक्टिसाइड और दवाइयाँ, वेस्ट दवाइयाँ हो सकती हैं जो कि खतरा हो सकते हैं किसी दूसरे इंसान के लिए। तो उन सब पर उसे कंट्रोल करना चाहिए और इसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट रूल अलग से बनाए गए हैं। फिर इसके अलावा हमारे देश में हॉस्पिटल मेंटेनेंस रजिस्ट्रेशन, इसके लिए कोई प्रॉपर ठीक कानून मौजूद नहीं है जो अस्पतालों को नियंत्रित कर सके, रेगुलेट कर सके, उन्हें बता सके कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। ये सब चीजें मिलकर एक बड़ा कारण बनती हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन फैलाने का। हमने यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पढ़ लिया है, एक बार रिवाइज दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि यह सामने है। भारत के अंदर में जो इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण का कार्यक्रम है वो सन 1978 में ईपीआई नाम से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा शुरू किया गया एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। बाद में 1985 में इसको मॉडिफाई करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कह दिया गया। इसका नाम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रख दिया गया, जिसके अंदर जिसका ऑब्जेक्टिव है फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस वही दिमागी बुखार है, निमोनिया, जापानीज एनकेफेलाइटिस। ठीक है, तो ये सब वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है। व्हाट इज द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज? जो वैक्सीन से कंट्रोल की जा सकते हैं, जो रोकी जा सके, ऐसी बीमारी जिसके लिए वैक्सीन मौजूद है। ठीक है, यानी कि आप उस वैक्सीन को अगर लगा देंगे तो वो बीमारी नहीं होगी। अच्छा ये बताइए, वैक्सीन लगाना अच्छा है या दवाई देना? एक बीमारी है उसकी दवाई भी मौजूद है, उसकी वैक्सीन भी मौजूद है, तो हमें क्या करना चाहिए? वैक्सीन सर ठीक रहेगा। क्यों? अगर हम उसका दवाई दे देंगे, जब बीमार पड़ जाएगा तो उसे दवाई दे देंगे। सबको वैक्सीन देने तो अच्छा है उन्हीं लोगों का इलाज किया जाए। इसे दवा बार बार देना पड़ेगा। क्या क्या बताया आप लोगों ने? शॉर्ट टर्म के लिए तो सर दवा और लॉन्ग टर्म के लिए तो वैक्सीन। जो दवा देने के जो डिसएडवांटेज है, वैक्सीन और दवा देने के जो डिसएडवांटेज है, अगर हमें कंपेयर करना चाहूँ कि क्या क्या हो सकते हैं। वैक्सीन देने में आपको वैक्सीन सबको देनी पड़ेगी, ऑल, यहाँ सेलेक्टेड को देनी पड़ती है। ये इसका एडवांटेज है मेडिसिन का, क्योंकि वैक्सीन तो अब बिना बीमारी के हुए हो सकता सर है, इसमें देख लेंगे, फिर सब भी आप सीवियर देख लेंगे कौन है। अच्छा रुक जाते हैं, रुक जाइएगा भी। ठीक है, तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया, पर इसके कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। अच्छा, दोनों में नुकसान किसमें ज्यादा होगा? कॉस्ट, अगर मेडिसिन में, वैक्सीन में।
क्यों? सर मेडिसिन में, मेडिसिन में होगा। ये सब मेडिसिन बार बार लेना पड़ेगा और वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। अगर मान लो एक ही बार हो तब? तो सर दोनों ही इक्वल रहेगा, तब तो मेडिसिन ही ठीक है। सर इसका अभी भी कंपैरिजन वैक्सीन वैक्सीन में ठीक है थोड़ा सर, ज्यादा कॉस्ट है। वैक्सीन तो अभी भी ठीक है। अगर मान सर लो लेकिन ये यूआईपी में तो वैक्सीन फ्री है ना? नहीं, किसी को तो कीमत पे करनी पड़ती है ना, ऐसा नहीं है दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होती। ठीक है, मान लीजिए वैक्सीन की कॉस्ट 100 रुपए है, दवाई की कॉस्ट 10 ही रुपया है। अब ये 1000 रुपए है वैक्सीन की कॉस्ट, 100 रुपए है मेडिसिन की कॉस्ट। सर तो मेडिसिन ही ठीक है। मेडिसिन ही ठीक है। अभी भी वैक्सीन ठीक है सर। मेडिसिन क्यों सर भाई? यहाँ पर आप वैक्सीन ज्यादा इसलिए लोगों ठीक को है क्योंकि वैक्सीन दे इसके रहे हैं। कंपैरिजन जल्दी वो वैक्सीन सर काम जल्दी कर जाता है। वैक्सीन महंगा भी है, दवाई कम लोगों को देना पड़ेगा, दवाई जो है सस्ता भी है, तो दवाई वो वैक्सीन इसलिए अच्छा है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए वो ठीक है ना। और दवा है कि अभी ठीक होगा फिर प्लस बाद में होने का चांसेज रहता है। एक बार दवा दे दी तो फिर इन फ्यूचर नहीं इसका होने सर का। एक वैक्सीन जल्दी काम कर एडवांटेज जाता है, है सर। वैक्सीन का जो एडवांटेज मेडिसिन के ऊपर है वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर प्योर इकोनॉमी के तौर पर देखा जाए, मतलब अगर मैं बिल्कुल रुपए पैसे का हिसाब वाला इंसान हो जाऊं, जबकि बीमारी की वैसे अदर कॉस्ट भी होती है, पर प्योरली अगर फाइनेंशियल कॉस्ट में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है लॉस ऑफ मैन आवर्स नहीं हो रहा वैक्सीन में। कभी कोई भी आदमी बीमार पड़ेगा, 2 4 10 दिन तो बीमार रहेगा, वो 10 दिन वो कुछ काम करेगा, तो बेशक यहाँ पर मेरी दवा तो सस्ती है, 10 रुपए की दवा आ रही है, ठीक है, उसको वैक्सीन 100 रुपया की देनी पड़ेगी, परंतु जो उसका काम का हर्जा होगा, एक दिन में मजदूरी भी करेगा, तो मजदूरी का रेट क्या चल रहा है? 500 रुपया तो मजदूरी मिल जाती होगी, 400 रुपया मजदूरी मिल जाती है। 400 रुपया मजदूरी 10 दिन बेचारा नहीं जा पाया, कितना नुकसान हुआ? 4000 रुपया। तो हो सकता है मेडिसिन अपेरेंटली सस्ती लगे कि भाई दवा सस्ती है और वैक्सीन हेलो महंगी, सर। परंतु हेलो सर। वैक्सीन वो है। दूसरा इसकी कॉस्ट है, अभी मुझे कंप्लीट करने दो, ठीक है। दूसरी इसकी कॉस्ट है वो है ट्रांसमिशन कॉस्ट। वैक्सीन के अंदर में इस बात की बड़ी उपयोगिता है, आपने 50 लोगों को वैक्सीन दी, 50 को नहीं दी, पर जिन 50 को नहीं दी उनको भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लग गई। कल हमने बात की थी ना हर्ड इम्यूनिटी की। हर्ड अगर इम्यूनिटी, यस सर। आधे लोगों को भी इम्यून कर दिया तो आधे तो अपने आप बच जाएंगे, तो आधे लोगों को तो टीके की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो जो ट्रांसमिशन है बीमारी का वो ये रोक देता है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारा वैक्सीन का मेडिसिन के ऊपर। और मेडिसिन फिर केस लोड को बढ़ाता है, क्योंकि अगर कोई आदमी बीमार पड़ेगा अकेला नहीं पड़ेगा, वो 4 लोगों को और साथ लेके पड़ेगा, तो आप 10 रुपए इस पर खर्च करेंगे, 10 उस पर खर्च करेंगे। तो इस तरह जो मेडिसिन की कॉस्ट होती है वो लगातार कई महीनों में बढ़ती जाती है। जो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है वो वैक्सीन से कहीं ज्यादा हो सकता है, अपेरेंटली वैक्सीन की कॉस्ट ज्यादा हो, ठीक है, बीमारी की, परंतु उस अपेरेंट कॉस्ट के भीतर जो हिडन कॉस्ट है वो मेडिसिन की हमेशा ज्यादा होती है। डिजीज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन डिजीज कंट्रोल। तो हमारे इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी कार्यक्रम में इसी बात को नेशनल इम्यूनाइजेशन या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसी को पहचाना गया, और इन सब बीमारियों के खिलाफ ये टीकाकरण दिया जाता है। इसमें फिर कुछ नए वैक्सीन भी जोड़े गए हैं, जिनमें रोटा वायरस जो कि पेट में इन्फेक्शन बच्चों को करता है, नीमोकोकल इन्फेक्शन जिसके कारण निमोनिया होता है, मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन जिसके कारण मदर्स में रूबेला जो इन्फेक्शन होने से मदर में छोटे बच्चों के दोबारा से बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। तो ये सबको ये इनके खिलाफ ये टीकाकरण किया जा रहा है। कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके लिए टीकाकरण है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के लिए डीपीटी का, पोलियो के लिए ओपीवी का,
हेपेटाइटिस बी, ये जो बीमारी होती है जो लिवर में जॉइंटिस करती है और लिवर के कैंसर को कर सकती है, उसके लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस बी का, जो बोतल चढ़ाने और इंजेक्शन लगवाने के द्वारा होता है, ये वाला इन्फेक्शन तो बहुत कॉमन इन्फेक्शन है। इवन ये नाई के द्वारा, जो नाई लोग होते हैं जो बार बार हमारे बाल काटता है, शेव करता है, उससे भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो उसका ब्लेड है अगर वो ब्लेड को चेंज नहीं कर रहा है तो उसके द्वारा भी ये इन्फेक्शन हमें हो सकता है। और ये गंभीर इन्फेक्शन है जिससे सीरियस जॉइंटिस या लीवर का कैंसर दोनों हो सकता है, तो इसके सीरियस परिणाम हो सकते हैं। फिर मीजल्स के लिए टेटनस, वो है वैक्सीन। टेटनस नाम की बीमारी के लिए टेटनस टॉक्सॉइड नाम की वैक्सीन है। हिब वैक्सीन होती है जो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए होती है। रोटा वायरस वैक्सीन है। मीजल्स रूबेला वैक्सीन है। जैपनीज एनकेफ्लाइटिस वायरस के लिए वैक्सीन है। अब जैसे भारत में हम लोग पॉलिटिक्स बहुत करते हैं, और परंतु जैसे इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए ये जैपनीज एनकेफ्लाइटिस वैक्सीन को लोगों को दिया जाना चाहिए। इसी यूआईपी कार्यक्रम का एक और फोकस्ड कार्यक्रम है जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष, जो बेसिकली 7 बीमारियों पर, ये भी हमने पढ़ा हुआ है तो इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, तो 7 बीमारियों के लिए ये मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम काम करता है। इन्हीं में से 7 के लिए, ये मैं डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग क्लास के बाद इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कौन कौन सी बीमारियों के लिए कौन कौन सा टीका लगाया जाता है। आज के समय में जो मिशन 17 में मिशन इंद्रधनुष को और फर्दर मॉडिफाई करके इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष कर दिया गया है। भारत में इसके अलावा जो और कार्यक्रम है कल करेंगे, फिर आज नहीं हो पाएगा, कल थोड़ा सा देख लेंगे फिर आगे, क्योंकि अभी हम ये हेल्थ का ही टॉपिक कर रहे हैं तो इसी को करते रहेंगे। मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम, टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, हेल्थ मिशन ये हमने कर लिया। वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में बात की। लेप्रेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम किसी ने पूछा था कि क्या ये सब कार्यक्रम करके हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कल हम इस पर बात करेंगे कि कैसे बीमारियों को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहाँ खत्म करते हैं। किसी का कोई सवाल? सर क्रिएटिनिन क्या है? क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन एक प्रकार का सब्सट्रेट है जो हमारे मेटाबॉलिज्म के द्वारा निकलता है, और इसका लेवल ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसे कन्वर्ट होना चाहिए। किस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछना चाहते हैं? ये किडनी से रिलेटेड है क्या? बिल्कुल रिलेटेड है। जो हमारे यूरिया एंड क्रिएटिनिन ये 2 इम्पोर्टेंट सब्सट्रेट्स हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक सब्सट्रेट्स हैं जो बनते हैं। इनका लेवल बढ़ने से क्या होता है? जिनका लेवल बढ़ना आपकी किडनी के फंक्शन, इम्प्रॉपर फंक्शन को इंडिकेट करता है। इससे मालूम होता है किसका बढ़ा हुआ है। मेरी बुआ है उनका। तो वो इस बात को बता रहा है कि आपका जो रीनल फंक्शन है, जो किडनी का फंक्शन है, वो सही नहीं हो रहा है। उसको और आगे जांच कराई जाए, क्या हो सकता है? सर उसके लिए केएफटी करवाना पड़ेगा। केएफटी का हिस्सा होता है यूरिया क्रिएटिनिन। केएफटी ऑलरेडी हुआ होगा, उम्मीद रखता हूँ कि अगर आपने यूरिया क्रिएटिनिन कराया है तो केएफटी पूरा हुआ होगा। तो आगे उसकी जांच करा लीजिए, चेक कराइए कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि शुगर में भी किडनी पर असर हो सकता है, तो वो एक कारण हो सकता है। वो जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसका कंसल्ट करिएगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड डे सर। सर इसको क्या थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।